Good morning. Myself डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर कार्यरत हूँ। टीटीसी एलआरडीसी द्वारा जो ई वीडियो श्रृंखला आरंभ की गई है, उस ई वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस उद्योग की बैकबोन होती है और उस उद्योग का भविष्य इंडस्ट्री के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। यदि इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव है, उसमें मैनेजमेंट के सभी सिद्धांतों की पालना की गई है, या हम यूँ कहें कि जनरल मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सामान्य प्रबंधन के, जैसे प्लानिंग और उसके अलावा जितने भी सिद्धांत हैं सामान्य प्रबंधन के, उन्हें यदि हमने उसमें उपयोग किया है तो ऐसी अवस्था में हम इंडस्ट्री के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रभावी बना सकते हैं और उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से हम इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, वर्कर्स को मिलने वाले वेज इंसेंटिव को, कंपनी के प्रॉफिट को और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, इन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं प्रभावी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से। आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ उन टूल्स की बात करेंगे जिनके माध्यम से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। और इन टूल्स में सबसे महत्वपूर्ण टूल्स जो हैं वो हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेक्स, ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वो जनरल टूल्स हैं जिनका लगभग सभी प्रकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उपयोग किया जाता है और इनके उपयोग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाया जा सकता है। यदि हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये तीन वो टूल्स हैं जिनका वित्तीय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले यदि हम जनरल की बात करें तो जनरल जो है, इसमें बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और इसे हम ऑर्डर ऑफ टाइम के बिहाफ पर अरेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ हम जनरल को डिफाइन कर सकते हैं कि जनरल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जनरल की जो एंट्री होती हैं उसमें बिजनेस की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल की एंट्री ये शो करती है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से किए गए हैं, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, इन सब को जनरल में शामिल किया जाता है। और जनरल में जो ट्रांजैक्शन एंटर किए जाते हैं वो सबसे पहले लेजर अकाउंट के अंदर एंटर किए जाते हैं और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जनरल जो है ये एक प्रकार का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है। यदि हम अब लेजर की बात करें तो लेजर जो है ये सभी अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन का कंप्लीट कलेक्शन होता है। किसी भी इंडस्ट्री के जितने अकाउंट्स हैं, जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका कंप्लीट कलेक्शन के रूप में हम लेजर का उपयोग करते हैं। ये लूज पेपर्स के फॉर्म में भी हो सकता है और बाउंड वॉल्यूम के रूप में भी हो सकता है। इवन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में भी लेजर को तैयार किया जा सकता है। यह अकाउंट्स का एक चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट टाइटल्स की और नंबर्स की लिस्टिंग की जाती है। एंड वी कैन से द चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैन बी कंपेयर्ड टू अ टेबल ऑफ कंटेंट। द ग्रुप ऑफ अकाउंट्स यूजुअली अपीयर इन दिस ऑर्डर। तो जो लेजर होता है उसमें जो अकाउंट है वो इस ऑर्डर में होते हैं, जैसे असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, इक्विटी, डिविडेंड, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, इन सब बातों को लेजर में शामिल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ थिंक ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स एज अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट बुक एंड इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एज टू व्हाट एग्जैक्टली विल बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो जनरल और लेजर के माध्यम से किसी भी इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और उसमें ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यदि हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस जो होती है
ये सभी अकाउंट्स की लिस्टिंग होती है, जिसका जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले असेट्स, देन लाइबिलिटीज, देन इक्विटी, देन रेवेन्यू और देन एक्सपेंसेस, इन सब की इस ट्रायल बैलेंस में भी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एंट्री करने के तरीके और रिकॉर्ड के फाइनमेंट में, फाइनल स्टेटमेंट तैयार करने में इनका थोड़ा सा अलग रोल होता है। ट्रायल बैलेंस में एंडिंग अकाउंट का बैलेंस भी शो किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे इसलिए ट्रायल बैलेंस कहा जाता है क्योंकि ये बैलेंस की जो फॉर्म है उसे शो करती है और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देती है। ट्रायल बैलेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ लेजर इन अकाउंट वाइज समरी ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस मेंटेन्ड इन ए क्लासिफाइड फॉर्म। इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, उन्हें क्लासिफाइड फॉर्म में मेंटेन किया जाता है और ये किसी भी इंडस्ट्री के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक स्टेटमेंट होता है जो लेजर का एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे लेजर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे हम इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री की प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। अब यदि हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात करें तो ये तीनों भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये किसी भी इंडस्ट्री के ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है और इसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अनुसार बनाया जाता है। ट्रेडिंग जो है इसमें बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये बेचे गए सामान की कीमत को जो नेट सेल से उसमें से घटाया जाता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो नेट सेल्स है उन दोनों का यूज करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है और इसमें जो डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हीं कंसिडर किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट को मुख्य रूप से इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और बिजनेस की जो सिस्टम है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसको शो किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मेनली टू नो दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेसमैन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और यदि लॉस है तो उसको डेबिट साइड में लिख करके इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को तैयार किया जाता है। नेट प्रॉफिट की अर्निंग के लिए जो बिजनेसमैन है वो कई सारे एक्सपेंसेस को इसमें इंक्योर करता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी क्योंकि कई तरह के खर्चे होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शामिल किया जाता है। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं मानते या जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल नहीं करते, उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से घटाया जाता है और उस यदि लॉस है तो उसमें ऐड किया जाता है, प्रॉफिट इसमें घटाया जाता है और जो रिजल्टेंट फिगर आता है उसी को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो है ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट होता है जिसके अंतर्गत हम एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटीज, इन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रिकॉर्ड करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये किसी भी इंडस्ट्री की नेट वर्थ को इंडिकेट करता है। इट इज अ मिरर ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द इंडस्ट्री। इस बैलेंस शीट को हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऐसी रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर की इक्विटीज को इंडिकेट करती है और इसके साथ ही ये शो करती है कि इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इन सब बातों को बैलेंस शीट के माध्यम से बताया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के आउंस और आउंस का एक स्नैपशॉट होता है और उसके साथ ही जो शेयर होल्डर के द्वारा जो अमाउंट दिया गया है उसको किस तरह से इन्वेस्ट किया गया है, उसका क्या रेट ऑफ रिटर्न है, इन सबको एक स्नैपशॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है जिससे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट के लिए जो फॉर्मूला उपयोग किया जाता है उसमें कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस हम काम में लेते हैं जिसमें एसेट्स को हम एक साइड में लिखते हैं और लायबिलिटीज और शेयर होल्डर की इक्विटी को दूसरी साइड में लिखते हैं। एक सिंपल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज
प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस बैलेंस शीट के माध्यम से चूंकि हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इंडिकेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बिजनेस का ट्रेंड है उसे लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं शो कर पाता है, और इसी कारण से जो बैलेंस शीट होती है इससे हम प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करते हैं, ताकि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि करंट ईयर की प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में क्या पोजीशन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम जो बैलेंस शीट है उससे दूसरे बिजनेस जो किए जा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा जो समान प्रोडक्ट के लिए बिजनेस किए जा रहे हैं उनसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक ऐसी अप्रोच आ जाए जिससे हम हमारी इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे प्रॉपर वे में शो कर सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए हम कई प्रकार के रेशियोज को डिराइव करते हैं। बैलेंस शीट के माध्यम से इन रेशियोज को कैलकुलेट करना आसान होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, सब लिखे जाते हैं। ये जो रेशियोज होते हैं ये उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि उस कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो कंपनी की हेल्थ को शो करने के लिए, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे शो करने के लिए हम कुछ रेशियोज का उपयोग करते हैं, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो। इन रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके इनको इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है, जिससे वो इन्वेस्टर्स, वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझने में आसानी रहती है। अब हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें जिसमें चेक, ड्राफ्ट और प्रोमाइजरी नोट आते हैं। चेक की हम बात करें तो नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से एक स्पेसिफिक अमाउंट को किसी को पे किया जा सकता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग which instruct a financial institution to pay a specific amount of money from a specific demand account held in the depositor's name with that institution। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो चेक है ये पेमेंट का एक तरीका है। इट इज सिंपल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो लोग धन को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करते हैं। एक खाते से दूसरे खाते में अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम चेक का उपयोग कर सकते हैं। ये चेक 3 प्रकार के होते हैं: बीरर चेक, क्रॉस चेक और सेल्फ चेक। एक प्लेन चेक भी होता है। तो सिंपल चेक का मतलब यह है कि उस सिंपल चेक का भुगतान किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। यदि हम बीरर चेक की बात करें तो बीरर चेक वो चेक होता है जिसके पास भी वो चेक होता है वो बैंक में जाकर के उसका पेमेंट ले सकता है। दूसरे प्रकार के चेक को हम क्रॉस चेक कहते हैं, जिसमें चेक के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो 2 इंक्लाइन लाइंस डाल दी जाती है, और इस प्रकार के चेक का पेमेंट केवल अकाउंट में ही होता है। कोई भी व्यक्ति कैश विंडो पर जाकर के इस चेक से पेमेंट नहीं ले सकता। इस चेक का पेमेंट केवल अकाउंट में ही होता है, इसलिए इसको अकाउंट पे ही चेक भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कई प्रकार के चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेक के माध्यम से हम धनराशि को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम चेक को कैश भी प्राप्त कर सकते हैं यदि बीरर्स चेक अगर है तो। एक एग्जांपल की हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है वो सप्लायर को एक 50,000 रुपये का चेक इशू करता है, और इतना ही अमाउंट जो सप्लायर है वो उसके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। तो सबसे पहले जो बैंक है वो उस चेक का वैलिडेट करती है कि जो मनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो प्रॉपर अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा है, या जो चेक इशू किया गया है वो चेक भी ओरिजिनल है या नहीं। इन सब बातों की जानकारी करने के पश्चात बैंक उस चेक के माध्यम से जो सप्लायर है उसके खाते में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देती है। ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो एक ड्रायर के द्वारा साइन किया जाता है, जो बायर भी हो सकता है, और इसे ड्राई के एड्रेस पर एड्रेस किया जाता है। जो ड्राई है जो उस पैसे को प्राप्त करेगा उसके एड्रेस पर इसको एड्रेस किया जाता है। बैंक के द्वारा ड्राफ्ट जब बनाया जाता है तो ड्राई को एक आदेश दिया जाता है कि वो जो मनी उसके ऊपर मेंशन किया गया है उसे पेई को ट्रांसफ़र कर दे, जो भी उसका पेई है। ऑफर जनरली वो एक सेलर होता है। ड्राफ्ट को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे किसी व्यक्ति के नाम पर पे किया जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द पर्सन फॉर विच इट इज़ बीइंग इशूड। सबसे कॉमन वर्जन ड्राफ्ट का जो है इसे हम कह सकते हैं कि ये साइड ड्राफ्ट होता है, जो डिमांड
और प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर पे किया जाता है और इसे टाइम ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है। इसके पेमेंट की एक लिमिट होती है फ्यूचर की, जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज इतनी होती हैं। और इस ड्राफ्ट के माध्यम से या बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से अमाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोमाइजरी नोट की हम बात करें तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिस पर तारीख डली होती है और टू पार्टी डॉक्यूमेंट, हम इसे कह सकते हैं कि इसे टू पार्टी डॉक्यूमेंट के रूप में साइन किया जाता है, जिसमें जो बोरोवर है वो इस बात के लिए प्रॉमिस करता है कि वो अमाउंट को जो लेंडर है उसे स्पेसिफाइड टर्म के बिहाफ पर वापस लौटा देगा या पे कर देगा। हम कह सकते हैं कि इट इज रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ फ्यूचर टाइम अनकंडीशनली। इसमें किसी प्रकार की कंडीशंस नहीं होती हैं और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट जो है ये एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसे साइन किया हुआ होता है और इसके ऊपर एक स्टाम्प भी लगाई जाती है, साथ ही जिसे पे किया जाना उसकी भी कुछ कंडीशन के साथ होती है। स्पेसिफिक टाइम में इसके माध्यम से हम धन का पेमेंट कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की यदि हम बात करें तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये बैंक के द्वारा दिया गया एक प्रकार का प्रॉमिस नोट होता है और इसका उपयोग कुछ अवस्थाओं में व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल दूसरे देशों से माल को आयातित करने के लिए किया जाता है और जब हम किसी भी आइटम को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रॉ मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते समय लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया जाता है, जिससे जो सप्लायर है उसको एक सर्टेनिटी रहती है कि उसको जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बायर इंपोर्टर है और सेलर एक्सपोर्टर है वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एग्री हो जाते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि दे एग्री ऑन ए प्राइस, क्वांटिटी एंड अदर टर्म्स एंड दे स्पेसिफाई how and when the goods will be shipped to the buyer. As part of contract, we assume that the seller requires the buyers to use a letter of credit. तो इस तरह से बायर के द्वारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दिया जाता है जिससे सप्लायर को एश्योरेंस मिल जाता है कि उसको बैंक के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। इसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं और इसका उपयोग जनरली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए किया जाता है, क्योंकि जो सेलर होता है वो बायर की तरफ से ये सर्टेनिटी चाहता है कि उसको उस अमाउंट का भुगतान हो जाएगा और इसमें बैंक एक थर्ड पार्टी के रूप में बीच में होता है, जिससे कि जो सेलर होता है उसको एक प्रकार का एश्योरेंस मिल जाता है। अब यदि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक प्रकार की मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है जिसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसे कैप्चर करना होता है। इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग स्टेप पर जो है असेस किया जाता है और असेस करने के पश्चात कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसका उपयोग मैनेजमेंट के द्वारा इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है जिससे कि बिजनेस के डिसीजंस को लिया जा सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो केवल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रकार की इंटरनल ऑडिट होती है जो हमें फाइनेंस के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स होते हैं उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये जितने भी कॉस्ट के इनपुट हैं, उत्पादन के लिए जितना भी खर्च किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसके जितने कॉस्ट इनपुट्स हैं उन सबको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लीन अकाउंटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग इनको शामिल किया जाता है। कंपनी के द्वारा सिस्टम के इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। ये सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देखते हुए ये पता लगाती है कि जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर है क्या, प्रॉपर है अथवा नहीं, कॉस्टिंग के जो इनपुट्स हैं प्रॉपर है या नहीं, और इसके बिहाफ पर बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जिन कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यदि हम कॉस्ट की टाइप्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले आती है फिक्स कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जैसे मॉर्टेज और लीज पेमेंट ऑन अ बिल्डिंग और पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज डेप्रिशिएटेड एट ए फिक्स मंथली रेट। किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या घटने पर
फिक्स कॉस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिक्स कॉस्ट पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी प्रकार की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्शन लेवल से जुड़ी होती हैं और कंपनी का जो उत्पादन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट को प्रभावित करता है। जैसे फ्लोरल शॉप रैंपिंग अप देयर फ्लोरल अरेंजमेंट्स, इन्वेंट्री फॉर वैलेंटाइन डे विल इनकर हायर कॉस्ट when it is purchased as increased number of flowers from the local nursing or garden centers। ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये वो कॉस्ट हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जरूरी होती है, बिजनेस के दैनिक प्रचालन की आवश्यक होती हैं। इन कॉस्ट में कुछ फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होती है जो सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद हम अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो ये वे कॉस्ट होती हैं जो सीधी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं और इन्हें हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। कुछ ऐसी भी कॉस्ट होती हैं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं क्योंकि उनका रिलेशन सीधा प्रोडक्शन से नहीं होता। यदि हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पर बेस्ड होती है और इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में जब हम एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं तो उस समय मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं कि इस पर जो प्रोडक्शन लेवल है और जो टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज द पॉइंट विच इज द प्रोडक्शन लेवल वेयर टोटल रेवेन्यू फॉर अ प्रोडक्ट इक्वल्स टोटल एक्सपेंसेस। इसके बिहाफ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। और किसी भी इंडस्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट जितना लोअर होता है प्रोडक्शन क्वांटिटी के बिहाफ पर, वो ये शो करता है कि वो बिजनेस उतना ही हेल्दी है या उसमें प्रॉफिटेबल कंडीशंस अतिशीघ्र आ जाएंगी।